तो कल हम लोगों ने ये पढ़ा था, टॉपिक हम लोगों का चल रहा था कि भाई ऑडिटर अदर देन हिमसेल्फ और अपनी टीम के अलावा और भी किसी लोगों का काम जो है वो अपनी ऑडिट में यूज में ले सकता है क्या। ठीक है, तो ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है काम। उनमें से पहला जिनका काम वो यूज में ले सकता है वो एक्सपर्ट लोग होते हैं। अब एक्सपर्ट दो तरीके के एक्सपर्ट बताए गए हैं, एक आपका मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, दूसरा आपका ऑडिट एक्सपर्ट है। जो आपका मैनेजमेंट एक्सपर्ट है वो मैनेजमेंट की टीम का पार्ट है, वो ऑडिटर की टीम का पार्ट नहीं है। और जो ऑडिटर एक्सपर्ट है वो ऑडिटर की टीम का पार्ट होता है, वो मैनेजमेंट से उससे आपके क्लाइंट से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इसके अलावा इंटरनल ऑडिटर, अब इंटरनल ऑडिटर होती है जो वो जो होता है वो क्लाइंट का ही आपकी जो कंपनी है, आपके जो बिजनेस है, जो आपका क्लाइंट है उसका ही एक प्रोसेस है। और उसके काम को आप यूज में ले सकते हो, लेकिन यूज में अगर आपको लेना है उसके काम को, वो तभी आप लोगे जब वो, कब आप लोगे तो वो काम में आप जब लोगे वो आपको कुछ चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी। क्या तीन चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी? पहली चीज ऑब्जेक्टिविटी आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। दूसरी चीज क्या कंसीडर करनी पड़ेगी आपको? पहली चीज ऑब्जेक्टिविटी। कंप्यूटर्स। हाँ, दूसरी चीज कंपिटेंसी कंसीडर करनी पड़ेगी, भाई वो कितने कंपिटेंट है। और तीसरी चीज कि भाई वो लोग एक सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन मैनर में काम करते हैं या नहीं करते। इन तीनों चीजों को कंसीडर करने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हो कि हाँ भी मेरे को जो है इंटरनल ऑडिट का काम जो है उसको यूज में लेकर उस पर रिलाय करके अपना कोई ओपिनियन देना है या नहीं देना। ठीक है भाई, आ गया समझ में? क्लियर है? यस और नो? यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। यस सर। सबको आ गया था? जूही, महवेश, निधि, गर्विता? यस सर। ठीक है। So this was all completed in the yesterday class. Now in today's class हम लोग इसको एंड करेंगे। Evaluating the internal audit work। तो अभी ऊपर अपन ने इंटरनल ऑडिट का फंक्शन जो है, देखो दोनों में फर्क है। ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने इंटरनल ऑडिट का फंक्शन पढ़ा था कि फंक्शन यूज में लिया जा सकता है, नहीं लिया सकता। तो फंक्शन यूज में लिया जा सकता है, लेकिन अगर आप उनका काम यूज में लोगे तो अल्टीमेटली जो उन्होंने काम किया है, काम करने का सिस्टम और एक्चुअल में जो काम किया गया है वो दोनों अलग अलग चीजें होती है नहीं होती भाई? ये सुनो, हाँ या ना? दोनों चीजों में फर्क होता है। से फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी मशीन में और उसके आउटपुट में फर्क है या नहीं है? हाँ या ना? यस सर। अब मैंने अभी मशीन देखी है कि मशीन अच्छी है या नहीं है। ठीक है, उसका इवेल्युएशन किया है। अब मशीन से जो आउटपुट आया है उसका भी तो इवेल्युएशन करना पड़ेगा पहले, फिर उस आउटपुट को हम लोग यूज में लेंगे। तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन से जो आउटपुट निकला, उस आउटपुट का इवेल्युएशन, इट इज टर्म्ड एज इवेल्युएटिंग द इंटरनल ऑडिट वर्क। तो जब आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन इवेल्युएट कर लेते हैं तो आप ये डिसीजन लेते हैं कि अभी मेरे को इनका काम यूज में लेना है। अब काम को भी तो इवेल्युएट करना पड़ेगा ना, एक्चुअली में उन्होंने काम किया क्या, उनका आउटपुट क्या है। ठीक है, तो ये छोटा सा ही टॉपिक है। 610 जो है हमारा आईएएस है वो कहता है कि इंटरनल ऑडिट वर्क को इवेल्युएट करना चाहिए। इसमें क्या क्या चीजें इवेल्युएट करेंगे कि भाई जो काम इंटरनल ऑडिटर्स ने किया है वो प्रॉपरली प्लान्ड है, उसको प्रॉपरली परफॉर्म किया गया है, प्रॉपरली सुपरविजन हुआ है, प्रॉपरली रिव्यू किया गया, प्रॉपरली वो सारा काम डॉक्यूमेंट किया गया है। हम काम की बात कर रहे हैं, तो जो भी इंटरनल ऑडिटर्स ने काम किया है उसका इवेल्युएशन करेंगे, क्योंकि उसी काम पे मेरे को रिलाय करके ऑडिट ओपिनियन देना है। तो उस काम पे रिलाय करने के पहले मुझे ये देखना जरूरी है कि क्या वो काम बाय द ऑडिट इंटरनल ऑडिटर्स इट हैज बीन प्रॉपर्ली प्लान्ड, परफॉर्म, सुपरवाइज्ड, रिव्यूड एंड डॉक्यूमेंटेड। ये पहली चीज है जो आपको इवेल्युएट करनी है। क्लियर है भाई? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? सिंपल सी बात है। यस सर। देन फिर इंटरनल ऑडिटर्स ने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लिए या नहीं लिए, कंक्लूजन्स जो जिन कंक्लूजन्स पे वो लोग पहुंचे हैं, क्या वो कंक्लूजन सर्कमस्टांसेस में एप्रोप्रिएट है, और जो रिपोर्ट बनाई गई है वो कंसिस्टेंट है वर्क परफॉर्म, मतलब जो काम किया है उस काम के अनुसार उन्होंने रिपोर्ट बनाई है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप इवेलुएट करके इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज में ले सकते हैं। सिंपल सी चीज है। आगे भाई समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? आ गया? जल्दी बताओ, आ गया? तीन चार चीजें ही छोटी छोटी सी, आया ना? आगे बात करें फिर। यस सर। यस। ठीक है, तो
इंटरनल ऑडिट फंक्शन को वर्क को इवेल्युएट करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो देखना है कि प्रॉपरली प्लान था या नहीं था, परफॉर्म किया गया, सुपरवाइज किया गया, रिव्यू किया गया, डॉक्यूमेंट किया गया। इंटरनल ऑडिटर्स ने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लिए हैं, कंक्लूजंस एप्रोप्रिएट लिए गए हैं सर्कमस्टांसेस में, और जो रिपोर्ट है वो कंसिस्टेंट है वर्क परफॉर्म से के अकॉर्डिंगली। अब नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड, अब ये इवैल्यूएशन होगा कैसे, आप ये कैसे देखोगे कि काम को प्रॉपर्ली परफॉर्म किया गया, प्लान किया गया, ये देखोगे कैसे? तो इनमें बोला कि देखो इसका एक सिंपल सा तरीका है, वो है रीपरफॉर्मेंस। क्या है भाई यहाँ पे? वो है रीपरफॉर्मेंस। जो इंटरनल ऑडिटर ने काम किया है, जिस तरीके से काम किया है, वो काम मैं वापस से करके देख लेता हूं। अगर मेरे काम जो जो मतलब जैसे मैंने काम किया ना वही मैं रीपरफॉर्म करके देख लेता हूं। अगर रीपरफॉर्मेंस के बाद में मेरा और इसका कंक्लूजन अगर सेम आ जाए तो इसका मतलब काम सही किया गया है ना। कहने का मतलब क्या है कि भाई अब प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर परफॉर्म किया इंटरनल ऑडिटर ने। किसने परफॉर्म किया भाई? इंटरनल ऑडिटर ने कोई प्रोसीजर परफॉर्म किया, और उस प्रोसीजर को परफॉर्म करके वो किसी नतीजे पर पहुंचा, कोई कंक्लूजन उसने ड्रॉ किया। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो कैसे कंफर्म करेगा कि भाई ये काम सही है या नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई इस प्रोसीजर को हमारा एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करेगा, रीपरफॉर्म करेगा। क्या करेगा भाई एक्सटर्नल ऑडिटर? इसको रीपरफॉर्म करेगा। तो जब हमारा एक्सटर्नल ऑडिटर इसको रीपरफॉर्म करेगा तो उसका भी तो कंक्लूजन यही आना चाहिए कि कंक्लूजन यहाँ पे कोई डिफरेंट आना चाहिए। सोचो क्या होना चाहिए? डिफरेंट कंक्लूजन आना चाहिए या सेम कंक्लूजन आना चाहिए? सोचो। सेम कंक्लूजन आना सेम। तो अगर हमारा जो रीपरफॉर्मेंस हमने किया, रीपरफॉर्मेंस करने के बाद इसी रास्ते पर हम पहुंच जाएं, सेम कंक्लूजन आ जाए, तब तो जो काम किया गया है, इंटरनल ऑडिटर ने जो काम वर्क परफॉर्म किया है वो वर्क परफॉर्म सही किया है, इस काम के ऊपर रिलाई किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं इस रास्ते की जगह चल जाऊं इस रास्ते पर, तो फिर ये काम सही से परफॉर्म नहीं किया गया। भैया तुमने जो काम किया वही काम मैंने कर रहा हूँ, मैं किसी अलग नतीजे पे पहुंच रहा हूँ, तुम किसी अलग नतीजे पे पहुंचो, तो मैं फिर आपके काम को यूज में नहीं ले सकता। सिंपल सी बात। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? जल्दी बताओ, हाँ या ना? आ गया समझ में? यस और नो? यस सर। तो एक इन्होंने बोला है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और इन्होंने बताई है, ये ना यहाँ से हटा देते हैं पहले, एक सेकंड, चीज यहाँ से हटा देते हैं। नाउ व्हाट दे से, ये हमारे इंटरनल ऑडिटर का काम है। किसका काम है? हमारे इंटरनल ऑडिटर का काम है। हमारा एक्सटर्नल ऑडिटर चाहता है कि भाई ये जो काम है, इस काम को मैं यूज में ले लूं और रिलाय कर लूं इसके ऊपर। तो ये जो वर्क परफॉर्म किया गया है इसको टेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई ये काम कैसा किया गया है जो हम कर रहे हैं। कैसे टेस्ट कर रहे हैं? रीपरफॉर्मेंस से कर रहे हैं हम लोग टेस्ट। यस और नो? आया ना? ऊपर अगर ने देखा कि रीपरफॉर्मेंस से आपने इसको टेस्ट कर लिया है ना, तो ऐसे आपने इसको टेस्ट कर लिया कि भाई काम किया कैसा गया है, चलो इसको देखते हैं। लेकिन जो ये वर्क परफॉर्म है, किया गया है, इसको टेस्ट भी तो ऐसा हो सकता है ना कि इसको कम टेस्ट करने की जरूरत है या ज्यादा टेस्ट करने की जरूरत है, ये भी हो सकता है। यस और नो? हाँ या ना? कि भाई इसको जो है वो हमें टेस्ट किस लेवल तक जाके करना है, क्या हम इसे टेस्ट जो है वो बहुत डीप जाके करना चाहते हैं या फिर इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से टेस्ट करके देखना चाहते हैं। ठीक है, ये मेरी ध्यान से बात आप समझना जो इस पैराग्राफ में लोगों ने बोली। ऊपर वाला पैराग्राफ तो क्लियर है ना कि भाई आप लोग करोगे कैसे इवेल्युएट? तो आप इवेल्युएट करोगे रीपरफॉर्मेंस से। कैसे इवेल्युएट करेंगे भाई यहाँ पे हम, ये बताइए, जल्दी बोलो, कैसे करोगे इवेल्युएशन? कैसे होगा? रीपरफॉर्म। रीपरफॉर्मेंस ऑफ प्रोसीजर्स जो ऑडिटर ने, इंटरनल ऑडिटर ने परफॉर्म किया, उन प्रोसीजर्स को, हम प्रक्रियाओं को वापस दोहराएंगे और देखेंगे कि सेम कंक्लूजन्स पे हम लोग पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। लेकिन किस हद तक हम लोग रीपरफॉर्मेंस करेंगे ये डिटरमाइन कैसे किया जाए? ये जो रीपरफॉर्मेंस का टेस्ट है ना, ये किस हद तक हम लोग करेंगे, किस एक्सटेंट तक जाके हम लोग करेंगे, ये भी जो है वो डिटरमाइन
हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर को करना पड़ेगा। अब वो कहता है कि भाई एक्सटर्नल ऑडिटर की भाई ये डिटरमाइन कैसे करा जाएगा कि किस एक्सटेंट तक मेरे को जाकर के जो है वो रिपरफॉर्मेंस करना है। तो वो डिपेंड करता है कि जो इंटरनल ऑडिटर ने यहाँ पे वर्क परफॉर्म किया है, इस काम को करने में जजमेंट कितना इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर इंटरनल ऑडिटर के काम में अमाउंट ऑफ जजमेंट, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये क्या कहना चाहते हैं कि देखो जो इंटरनल ऑडिटर ने काम किया और अगर उसमें अमाउंट ऑफ जजमेंट बहुत ज्यादा लिए गए, तो ऐसे केस में हमारे ऑडिटर को उस वर्क परफॉर्म को ज्यादा एग्रेसिवली टेस्ट करना पड़ेगा, ज्यादा रिपरफॉर्मेंस करके देखना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये रिलेशनशिप ऐसा बनेगा हमारा। ठीक है, टेस्ट और जजमेंट, आप दो चीजें उठा लो इधर। अगर काम करने में जजमेंट ज्यादा लिया गया है, क्या लिया गया है, काम करने में जजमेंट ज्यादा लिया गया है बाय द इंटरनल ऑडिटर, तो उस काम को टेस्ट भी उतना एग्रेसिवली आपको करना पड़ेगा। और अगर काम करने में जजमेंट कम लिया गया है, तो सिमिलरली ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया, आपको उसको टेस्ट भी कम करना पड़ेगा। ये समझाना चाहते हैं, बस सिंपल सी बात। आगे भी बात समझ में यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अगर अमाउंट ऑफ जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, तो ज्यादा रिपरफॉर्म कर लेना, ज्यादा प्रोसीजर्स रिपरफॉर्म करके देख लेना, ज्यादा प्रक्रियाओं को वापस से करके देख लेना परफॉर्म। और अगर अमाउंट ऑफ जजमेंट लेस इन्वॉल्व है कि भाई यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं था जहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ जजमेंट इंटरनल ऑडिटर्स के इन्वॉल्व हो, तो वहां पर मुझे रिपरफॉर्मेंस कम करके देखना है। ये सिंपल सा इन्होंने समझाया। आगे भी वह समझ में दोनों पॉइंट यहाँ पे क्लियर है, ये दोनों जल्दी बताओ यस दोनों। सर। तो देखो, ग्रेजुअली धीरे धीरे कोई भी टॉपिक का फ्लो बनता है, तो हमने इसमें पढ़ा कि भाई इवेल्युएशन ऑफ वर्क परफॉर्म होगा, ऑडिटर को करना पड़ेगा एज पर ISA 6110, और जब वो इवेल्युएशन करेगा तो वो ये देखेगा कि जो इंटरनल ऑडिटर्स ने काम किया है वो प्रॉपरली प्लान किया गया है, अकॉर्डिंगली परफॉर्म हुआ है, अकॉर्डिंगली सुपरविजन हुआ है, अकॉर्डिंगली रिव्यू हुआ है, अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट हुआ है। उस काम के लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस लिए गए, कंक्लूजन जो है वो एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस में दिए गए, रिपोर्ट जो है वो कंसिस्टेंट है जो काम उन्होंने किया है उसके हिसाब से, ये सब चीजें इवेलुएट करनी है। एंड हाउ दिस विल बी गोइंग टू हैपन, हम लोगों को जो भी प्रोसीजर, जो भी प्रक्रिया उन्होंने अपनाई थी इस काम को करने के लिए, वो मुझे दोहरानी पड़ेगी। आई नीड टू रिपरफॉर्म दी प्रोसीजर्स। Now, at what extent I have to reperform the procedures, it is depend upon the amount of judgment that has been involved in the work performed. If the amount of judgment is involved is more, then it is required that you reperform more procedures. And if the amount of judgment is involved less in the work performed, then there is a less requirement of performing the reperforming the procedures. ये सिंपल हमारा फ्लो बन गया टॉपिक का। आ गया भाई समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो यहाँ तक? यस सर। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ISA 610 कहता है कि जब ऑडिटर ये इंटरनल ऑडिटर के काम को रिपरफॉर्म करेगा, रिव्यू करेगा, तो उसे ये देखना पड़ेगा कि जो उसे शुरू में उम्मीद थी कि भाई कितना अच्छा काम इंटरनल ऑडिटर्स ने किया है, उसे वो यहाँ पर वापस से इनिशियल एक्सपेक्टेशन जो उसको थी कि उसको वापस से कंसीडर करनी पड़ेगी कि वो इनिशियल एक्सपेक्टेशन जो लगा के बैठा था उस काम से, वो सही एक्सपेक्टेशन उसकी है या नहीं। क्योंकि इनिशियली देखो मेरे को लगता है कि यार इंटरनल ऑडिटर्स ने अच्छा काम किया है, किस हद तक जाके अच्छा काम किया है, और जब मैं अभी यहाँ पर उसके काम को रिपरफॉर्म करके देख रहा हूँ, तो फिर जो रिजल्ट आएंगे उसके बेसिस पर मुझे मेरी इनिशियल एक्सपेक्टेशन को वापस से कंसीडर करना पड़ेगा। हो सकता है मुझे शुरू में ज्यादा उम्मीद हो, लेकिन जब मैंने काम को रिपरफॉर्म करके देखा प्रोसीजर्स को, तो वो कंक्लूजन्स नहीं मिले, तो मेरी उम्मीद जो है वो गलत हो गई ना, उसको वापस से आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा आपको इनिशियल एक्सपेक्टेशन को, हाँ या ना? यस और नो? यस सर। Okay, so then you have to change your initial expectation. So when reviewing and reperforming some of the work of the internal auditor, the external must consider whether the initial expectation of using the work of system, वो जो initial expectation थी, मेरी उम्मीद थी कि भी इस काम को यूज में लिया जा सकता है, वो मुझे देखना पड़ेगा कि वो उम्मीद जो मैंने लगाई थी वो अभी भी आज के टाइम पर वैलिड है या नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ये पूरी कहानी खत्म हो गई। अब ये कहते हैं that the auditor is not required to rely on the work of internal audit in some jurisdiction, the external audit may be prohibited. अब क्या
इंटरनल ऑडिट का काम, इंटरनल ऑडिटर का काम सब एरियाज में यूज किया जा सकता है ऐसा नहीं है, कुछ एरियाज में रेस्ट्रिक्टेड रहता है। आप हर जगह पे इंटरनल ऑडिटर को काम यूज में नहीं ले सकते। जनरली इट इज, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको लॉ में मिलेगा, आपको कानून में मिलेगा कि भाई कहाँ तक हम इंटरनल ऑडिटर का काम यूज में ले सकते हैं, किस एरिया में ले सकते हैं, किस एरिया में नहीं ले सकते। ठीक है, सब जगह पे हम लोग इंटरनल ऑडिटर्स का काम यूज में ले सकते हैं। ठीक है, और ऑडिटर ओपिनियन देने की जिम्मेदारी क्या इंटरनल ऑडिटर्स पे डिवॉल्व कर सकता है क्या? और हमारा जो ऑडिटर है वो कह सकता है कि भाई ओपिनियन भी इंटरनल ऑडिटर तुम ही ले लो, तुम ही ओपिनियन दे करके मुझे बता दो कि मुझे क्या ओपिनियन लेना है, या तुम ही ओपिनियन दे दो। क्या ये अपनी जिम्मेदारी आप उनके ऊपर ढोल सकते हो, डिवॉल्व कर सकते हो? सोचिए भाई। नो सर। नहीं। तो ये हमने ऊपर भी समझा, व्हेन वी आर यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, एंड इन अ सिमिलर मैनर जब हम यहाँ पर ऑडिटर जो है वो इंटरनल ऑडिटर का काम यूज में ले रहा है, ये चीज तब भी यहाँ पर वैसी की वैसी रहेगी कि भैया ऑडिटर का जो ओपिनियन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमेशा हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर की रहेगी, वो कभी भी आप इंटरनल ऑडिटर के ऊपर नहीं डोल सकते, उसको डिवॉल्व नहीं कर सकते। और ना ही आपको रेफरेंस देने की जरूरत है। वो ऊपर भी पढ़ा था अपने को कि जब ऑडिट रिपोर्ट बनेगी तो क्या हम ऑडिट रिपोर्ट में बताएंगे कि हमने इंटरनल ऑडिटर का काम यूज में लिया है या नहीं लिया है? सोचो भाई, क्या बताने की जरूरत है हमको ये यहाँ पे? सर। नहीं, ये हमको अनलेस एंड अनटिल मॉडिफाइड रिपोर्ट अगर नहीं है, अनलेस एंड अनटिल देयर इज नो मॉडिफाइड रिपोर्ट, तब तक आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर? बात समझ में आ गई भी यहाँ पे? यस और नो? यहाँ तक हो गया? समझ में आ गई बात? जल्दी यस बताओ। सर। अब ये क्योंकि इसका ना लास्ट टॉपिक है तो इसलिए इसको फटाफट से कंप्लीट करेंगे। नाउ दिस ए कि भाई यहाँ पे दो अलग अलग बातें हो गई है ना? एक हमारा इंटरनल ऑडिटर का काम है, इंटरनल ऑडिटर ने वर्क परफॉर्म किया है, वर्क परफॉर्म, अच्छा ये काम उसने किया कब होगा? भाई इंटरनल ऑडिटर काम कब करेगा, वर्क परफॉर्म, उसका कौन सा काम है जो हम यूज में लेना चाहते हैं? ड्यूरिंग व्हेन? ड्यूरिंग इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिटर ने जो काम किया, जिस काम को हम यूज में लेना चाहते हैं, वो काम किया कब गया है? वो इंटरनल ऑडिट के समय किया गया है यहाँ पे? यस और नो? कब किया गया वो काम? जल्दी बोलो, कब किया गया काम? रात को नहीं समझ में आ रहा है तो काइंडली आस्क मी अ क्वेश्चन। मैं बस इतना सा समझाना चाहता हूँ कि इंटरनल ऑडिटर ने जो कोई भी काम किया है, जिस काम को एक्सटर्नल ऑडिटर यूज में लेना चाहता है, वो किया कब गया है? व्हेन इट इज डन। ऑफ कोर्सली बात है, जब इंटरनल ऑडिट हो रही थी तभी तो उसने काम किया होगा। हाँ या ना? यस सर। आगे यस। बात समझो। तो ये काम जो हम यूज में लेना चाहते हैं, एक्चुअली इट हैज बीन परफॉर्म्ड जब हमारा एक्सटर्नल ऑडिट चालू नहीं हुई है, ये काम पहले किया जा चुका है और आप इस काम को यूज में आज डेट में लेना चाहते हो। ठीक है, दैट्स ओके। लेकिन नाउ क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा एक्सटर्नल ऑडिटर ये बोले कि भैया एक्सटर्नल ऑडिट के टाइम पे इंटरनल ऑडिट डायरेक्टली मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाए, मतलब मैं काम ही किससे कराने लग जाऊं, मैं इंटरनल ऑडिटर से काम कराने लग जाऊं? ये किस हद तक सही है, इसके ऊपर क्या स्टैंडर्ड्स कहते हैं, ये हमको समझना है। दोनों बातों में फर्क समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? ड्यूरिंग दी टाइम ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट, तो जब एक्सटर्नल ऑडिट हो रही है उस टाइम क्या मैं ये इंटरनल ऑडिटर को बोल सकता हूँ कि भैया मैं तेरा काम, तू मेरे लिए काम करेगा? अभी तक तो ये बात हो रही थी कि उसने जो ड्यूरिंग दी इंटरनल ऑडिट काम किया था, मैं उस काम का यूज लेना चाहता था। अब बात हो रही है कि क्या इंटरनल ऑडिटर को एक्सटर्नल ऑडिटर ऑडिट के टाइम पे काम पे लगाया जा सकता है क्या? एक सेकेंड ना, मैं चार्जर लगा चाहता हूँ। ठीक है, दोनों सर्कमस्टांसेस में फर्क समझ में आया आप लोगों को? यस और नो बेटा? यस सर। दोनों सर्कमस्टांसेस में फर्क आ गया। हालांकि दोनों ही सर्कमस्टांसेस में रिलेवेंट जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड हमारा 610 ही है। और अगर अपन यूके की बात करें, ठीक है,
यूके की बात करें तो क्या सिनेरियो है, बाकी कंट्रीज में क्या सिनेरियो, ये बस इन लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है। एक्सटर्नल ऑडिटर कैन कंसीडर वेदर द इंटरनल ऑडिटर कैन प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस विद गैदरिंग ऑडिट एविडेंस अंडर द सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द एक्सटर्नल। आईएसए 610 इसके ऊपर आपको गाइडेंस देता है ताकि आप रिस्क को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, अब यूके के अंदर डायरेक्ट असिस्टेंट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड वेयर लॉज एंड रेगुलेशंस प्रोहिबिट सच असिस्टेंस। तो यूके के अंदर बेटा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां का कानून इस चीज को अलाउ नहीं करता कि भैया जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो यहाँ पर सीधा किसको असिस्ट करे, वो एक्सटर्नल ऑडिटर को असिस्ट करे, वो उसके लिए काम नहीं कर सकता। तो यूके में तो ये चीज स्पेसिफिकली व्हेन देयर इज प्रोहिबिशन बाय द लॉ, तो फिर आप डायरेक्ट असिस्टेंस उसका नहीं ले सकते हो। लेकिन व्हेन देयर इज नो, अब भाई किसी देश में कानून ही बना हुआ है कि भाई वहां पे आप इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट असिस्टेंस उसका नहीं लिया जा सकता काम में, तो वहां आप करवाओगे क्या उससे काम, या उसको बोलोगे भाई मेरी मदद कर काम में, तू करवा सकते हो उससे ही काम आप, या उसकी मदद ले सकते हो? सोचिए, ले सकते हो? नो सर। नो सर। तो भाई सिंपल सी बात है, जहां पे मदद डायरेक्ट डायरेक्ट उसकी हेल्प लेना, इट इज व्हेन इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, आईएसए 610 सेज कि वहां तो स्पेसिफिकली आप नहीं लोगे। ठीक है, लेकिन जहां पर जिन देशों में कानून नहीं है इसके ऊपर, वहां पर ऐसा किया जा सकता है, लेकिन उन परिस्थितियों में भी आपको यहाँ पर कुछ इवेल्युएशंस करके देखने पड़ेंगे, और उसके बाद ही आप उसको अपने साथ काम में लगाएंगे, तभी आप उसकी मदद लेंगे। ठीक है, अगेन वही चीज है, क्या देखने वाली चीज है भाई, पहली चीज कॉम्पिटेंसी है कि हमारा जो इंटरनल ऑडिटर है वो कितना कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंसी के बारे में आई थिंक हम लोगों ने ऊपर बात कर ली है, तो मैं वापस से इस बारे में बात नहीं करूंगा। कॉम्पिटेंसी मतलब समझ में आ गई, योग्यता, कितना योग्य है वो, कितना पढ़ा लिखा है, कितना स्किल है, क्या नॉलेज है उसके पास। तो ये सारी चीजें आपको इवेल्युएट करनी है, और ऑब्जेक्टिविटी, कितना इंडिपेंडेंट है वो, ये आपको दोनों चीजें जो है अगेन यहाँ पे इवेल्युएट करके देखनी पड़ेगी। आगे भी बात समझ में, बिफोर डायरेक्टली टेकिंग असिस्टेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, अगर कोई थ्रेट उसकी ऑब्जेक्टिविटी को लेकर के है, द सिग्निफिकेंस ऑफ देम एंड वेदर, क्या तो अगर मान लीजिए कि ऐसा आपको लगता है कि भाई इंटरनल ऑडिटर ऑब्जेक्टिविटी उसमें नहीं है, कोई थ्रेट ऐसा है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो ओपिनियन सही नहीं दे, वो अपना काम अच्छा नहीं करे, तो क्या करेंगे भाई यहाँ पे, ऊपर अपन ने पढ़ा था ना चैप्टर्स में, एथिक्स में, अगर आपकी ऑब्जेक्टिविटी को थ्रेट होता है तो पहले आप क्या कोशिश करते हो, व्हाट रेमेडी वी विल टेक, क्या करोगे, जल्दी बताओ। अगर आपके ऑब्जेक्टिविटी, आपकी स्वतंत्रता को लेकर के किसी तरह का कोई थ्रेट है, रिस्क है उसके ऊपर, तो हम करेंगे क्या, रेमेडी क्या है, सोचो भाई क्या रेमेडी होती है इसकी, सोचो भाई, कोई रेमेडी होती है नहीं होती इसकी, कोई बात नहीं, इट्स यस फाइन। सर, होती। रेमेडीज होती है ना, हम लोगों ने कहा है कि हमें रेमेडी एग्जैक्टली ऐसी कोई, मैं आपको बता दूं ऑडिट में ऐसी कोई रेमेडी यहाँ पे प्रोवाइड है नहीं। ठीक है, तो रेमेडी आपको खुद को ही ढूंढनी है कि भाई इस थ्रेट को कम कैसे किया जाए। तो इन्होंने बस ये बोला है कि रेमेडी ढूंढो, अगर आपको लगता है कि भाई उसको थ्रेट है और फिर भी आप उसकी काम को यूज में लेना चाहते हो, वेदर दे कैन बी मैनेज, तो आपको रेमेडी ढूंढनी है और आपको थ्रेट को मैनेज करना है, रिड्यूस करना है टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। तो हमें नहीं पता कि तुम क्या रेमेडी लेकर के आओगे, तो आपके जो आईएस हैं वो आपको ये नहीं बताते कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है, वो बस आपको यहाँ तक गाइड करेंगे कि भैया आपको कोई रेमेडी लानी है, और रिस्क जो है उसकी ऑब्जेक्टिविटी को लेकर के उसे उस हद तक रिड्यूस करना है कि वो एक्सेप्टेबल हो जाए, यहाँ भाई अब इसको अब डायरेक्टली इसकी हेल्प ले सकते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो, क्लियर है, जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। यस सर। और यस। आईएएस 0 से कि भैया डायरेक्ट असिस्टेंस आप नहीं ले सकते जिस देश में लॉज एंड रेगुलेशन प्रोहिबिट करते हैं। अगर नहीं प्रोहिबिट करते देन वी हैव टू इवेल्युएट द कॉम्पिटेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर, और हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं इसके ऑब्जेक्टिविटी के लिए कोई कोई थ्रेट तो प्रेजेंट नहीं है, एंड इफ देयर इज थ्रेट, क्या हम कोई रेमेडी का इस्तेमाल करके उस थ्रेट को एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है,
और इसके अलावा ISA 610 कहता है कि हमें इंटरनल ऑडिटर को ऐसा कोई काम नहीं देना चाहिए जहां पर सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ISA 61 और 610 आपको और गाइडेंस दे रहा है। ये कह रहा है ठीक है, अगर आप उसने उसको काम में लगा भी लिया अपना, उसके आप डायरेक्टली मदद भी लेने लग गए, तो भी आप उसको ऐसा कोई काम मत दीजिए जहां पे कोई सिग्निफिकेंट जजमेंट हो, या फिर जहां पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट का ज्यादा रिस्क हो, और विच द इंटरनल ऑडिटर्स हैंडल, या फिर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर सेल्फ इन्वॉल्व हो सकता है, तो ऐसी जगह पे आपको उसको काम में यूज में नहीं लेना चाहिए। आगे भी क्लियर बात समझ में यहाँ पे, यस और नो? जल्दी यस बताइए। सर। यस सर। द प्लान जो भी आप लोग फिर इंटरनल ऑडिटर को यूज में लेने के बाद जो भी आपने प्लानिंग करी कि कैसे आप उसको काम में यूज में लेने वाले हैं, वो सब चीजें आपको किससे कम्युनिकेट करने के लिए बोला है? दोस्त, वो लोग जो गवर्नेंस जिनके पास है उन लोगों के साथ आपको कम्युनिकेट करने के लिए बोला है। दैट द यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर इज नॉट एक्सेसिव। ठीक है, एक हद तक ही आप उसको यूज में ले सकते हो, एक से लिमिट से ज्यादा आप जो है वो उसका यूज नहीं ले सकते, उसकी मदद आप नहीं ले सकते। ठीक है, where it is agreed that the internal auditor can provide direct assistance मैनेजमेंट में। अब अगेन बात, अब अगर आप एग्री हुए हो कि भैया हम इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस लेंगे, तो अगेन एग्रीमेंट इन राइटिंग होगा यहाँ पे, और मैनेजमेंट्स के साथ ये एग्रीमेंट होगा। तो एक्सटर्नल ऑडिटर इन केस वांट हेल्प ऑफ इंटरनल ऑडिटर, तो ये कहते हैं कि आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। किसके साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा? मैनेजमेंट के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। क्या एग्रीमेंट करना पड़ेगा? कि भैया आप इंटरनल ऑडिटर के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अब अगर डायरेक्ट असिस्टेंस ले लिए तो ये काम किसके अंडर कर रहा है? हमारा इंटरनल ऑडिटर किसके अंडर काम कर रहा है? जल्दी बताओ, किसके अंडर काम कर रहा है ये हमारा? एक्सटर्नल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर। ऑडिटर के अंडर काम कर रहा है। एक्सटर्नल ऑडिटर क्या कह रहा है मैनेजमेंट को? कि भैया तुम मेरे साथ रिटर्न में एग्री करोगे कि क्योंकि अब मैं इसकी डायरेक्ट असिस्टेंस दे रहा हूँ, ये मेरी डायरेक्टली मदद कर रहा है, तो आज से अब मेरे लिए काम कर रहा है, आप इसके काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। दैट शुड बी मस्ट बी इन राइटिंग। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं कि इंटरनल ऑडिटर से भी रिटर्न कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि एक्सटर्नल ऑडिटर की कॉन्फिडेंशियल। अब इन दोनों के बीच में बात हुई, ध्यान से सुनना, बहुत सारी बातें होंगी जो इन दोनों के बीच में रहेंगी, तो इन लोगों के बीच में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर क्या चाहता है? एक्सटर्नल ऑडिटर चाहता है इंटरनल ऑडिटर से कि भैया ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको ड्यूरिंग दी ऑडिट के समय आपको दी है, एंड दैट इज कॉन्फिडेंशियल। ये इंफॉर्मेशन आप कभी भी अपने मैनेजमेंट के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो दो बातें हो गई बेटा। पहली बात कि भाई मैनेजमेंट एग्री करे कि भाई हम इंटरफेयर नहीं करेंगे इंटरनल ऑडिटर के काम में, और इंटरनल ऑडिटर रिटर्न में कंफर्मेशन दे कि वो एक्सटर्नल ऑडिटर की इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेगा। आ गया समझ में? क्लियर है दोनों पॉइंट्स यहाँ पे? यस सर। तो अगर आप इंटरनल ऑडिटर को के साथ एग्री करे हो उसकी डायरेक्ट असिस्टेंट लेने के लिए चीजें हैं। इसके अलावा डायरेक्ट सुपरविजन रिव्यू, और इंटरनल ऑडिटर ने जो काम किया है वो काम, उसमें डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू आपको देना है। ड्यूरिंग द डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू एक्सटर्नल ऑडिटर शुड रिमेन अलर्ट, और आपको ज्यादा अलर्ट रहने के लिए बोला है। ठीक है, क्योंकि भाई काम आपका देखो इंटरनल ऑडिटर कर रहा है, तो आपको थोड़ा और अलर्ट रह के यहाँ पे उसके काम को सुपरवाइज और रिव्यू करना पड़ेगा। ये चीज क्लियरली समझ में आ गई भी बात यहाँ पे, यस और नो? यस सर। हाँ, नाउ दी लास्ट जो इसमें 610 हमारा है, इसको खत्म कर लेते हैं 610 को। 610 कह रहा है कि ऑडिटर को क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है। देखो, अगर आपने ऑडिट करी है यहाँ पर, अब आपने ऑडिटर का काम यूज में लिया है, तो क्या क्या चीजें आपको डॉक्यूमेंट करके रखनी पड़ेगी एक्सटर्नल ऑडिटर को। ठीक है, तो इवेल्युएशन जो किया ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी का, कॉम्पिटेंसी का, ये आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। बेसिस फॉर द डिसीजन रिगार्डिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय द, तो किस आधार पर आपने डिसीजन लिया है कि भाई इंटरनल ऑडिटर जो काम करेगा वो काम का क्या स्वभाव होगा, किस एक्सटेंट तक, तो जो भी आधार आपका है, जो भी बेसिस आपका है, ठीक है, तो इवेल्युएशन का डॉक्यूमेंट करोगे, बेसिस का डॉक्यूमेंटेशन करोगे। ठीक है, उसके अलावा इंटरनल ऑडिटर के काम को रिव्यू किसने किया और किस एक्सटेंट तक रिव्यू किया है, वो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ेगा।
मैनेजमेंट के साथ अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट आपने किया है तो वो आप करोगे। इसके अलावा जो भी वर्किंग पेपर्स आपका इंटरनल ऑडिटर आपको प्रोड्यूस करता है, ये सब चीजें आपको डॉक्यूमेंट करके रखनी पड़ेंगी। ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन है, हम एक्सटर्नल ऑडिटर हैं, और एज एक्सटर्नल ऑडिटर हम लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है अगर हम इंटरनल ऑडिटर्स का काम यूज में लेते हैं, ये इन्होंने बताया, ज्यादा उसमें कुछ है नहीं। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ पे ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। लास्ट इसमें बचा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। वैसे इसको मुझे नहीं लगता आज खत्म कर पाएंगे, बट ठीक है, मैं फिर भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आई थिंक यहाँ पे आउटसोर्सिंग के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, पता है आउटसोर्सिंग के बारे में आपको? Yes, sir. Yes, sir. आउटसोर्सिंग किसको कहते हैं हम लोग? किसको कहते हैं आउटसोर्सिंग? नहीं पता? मैं बताता हूँ। जब आप अपना खुद का काम किसी और से कराएं तो वो आउटसोर्सिंग है, और कुछ नहीं है। जैसे किसी से फॉर एग्जांपल ना, अ, जैसे मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन का पार्ट हूँ, तो अब बच्चों को अगर जेरोक्स करा के मुझे नोट्स देने हैं, तो ये काम मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि भाई पहले हम जेरोक्स की मशीन खरीदें, फिर उससे नोट्स प्रिंट करें, फिर उनके पे कवर ववर चढ़ाए वो तुमको देते हैं, ऐसे कर सकते हैं। क्या सुनो, आया ना? Yes, sir. जब मैंने ऐसे काम किया तो इन हाउस हो गया, लेकिन फिर मुझे लगा यार अब मैं खुद जेरोक्स की मशीन खरीदूंगा, कवर छपाऊंगा, ये सब चीजें करूंगा, तो इससे बेटर है। तो हमारे पड़ोस में एक जेरोक्स का जेरोक्स वाला है, तो मैंने उस बिजनेस को ही आउटसोर्स कर दिया। मैंने कहा देखो मैं तो बस आपको पीडीएफ भेज दिया करूंगा, इतने नंबर ऑफ थ्रेड्स के नोट्स मेरे को आप बना के दो। तो अब वो जेरोक्स का काम वो भी कर ही रहा है, मैं भी करता ही सही, लेकिन दोनों में फर्क हो गया है। ठीक है। तो ये 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 फंडा हो गया हमारा, फंडामेंटल हो गया कि भी इसको आउटसोर्सिंग कहते हैं। बात कोर और नॉन कोर की नहीं है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम हमारा सारा ही काम बाहर से करा रहे होते हैं, हम हमारे बिजनेस में इटसेल्फ कुछ नहीं कर रहे, बल्कि हम दूसरे बिजनेसेस की मदद ले रहे हैं अपना काम कराने में, जिसको आउटसोर्सिंग कहते हैं। आया समझ में आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट? सिंपल था, Yes, sir. है ना? तो Yes, sir. सर्टेन लेवल बहुत, ये तो एक छोटा सा, चलो मैंने एक सर्टेन एग्जांपल ले लिया, बट जो बड़े बिजनेसेस होते हैं उसमें जैसे कस्टमर केयर की सर्विस होती है, भाई उनको पता है बहुत सारे कस्टमर हमको फोन करेंगे, तो खुद का एक डिपार्टमेंट बनाओ, वहां लोग लगाओ, फिर वो फोन उठा करके उनको जवाब दे। तो वो जो कॉल सेंटर्स होते हैं, तो वो उनको अपनी ये प्रोसेस पूरी की पूरी बाहर दे देते हैं कि भैया ये हम नहीं करेंगे, तुमको करना है हमारे लिए। वो दूसरा एक अलग बिजनेस है जो उनका ये काम करके देता है, तो जैसे कॉल सेंटर्स हो गए। ठीक है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस में आजकल अब प्रोसेस को आउटसोर्स कर दिया जाता है, क्योंकि क्यों किया जाता है उसमें ये हो जाता है कि भाई वो करने वाला एक्सपर्ट भी है पर्सन, मुझसे ज्यादा अच्छे से वो काम जानता है उस चीज को करना, और वो मुझे सस्ते में करके दे देगा, मैं खुद करूंगा। यूएसए से, अमेरिका से इंडिया में बहुत सारा काम आउटसोर्स होकर के आता है। वो क्यों होता है? क्योंकि भाई हमारे पास जैसे आईटी का काम बहुत सारा इंडिया में आउटसोर्स होता है। उसका रीजन क्या है कि भाई आईटी को लेकर के हमारे पास क्वालिफाइड वर्कफोर्स है, एक्सपीरियंस वर्कफोर्स है, स्किल्ड वर्कफोर्स है, और सस्ती वर्कफोर्स है। भाई अमेरिका में अगर आप यही काम कराओगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, तो इसलिए वो काम बोलते हैं कि भाई इंडिया में रह कर। अमेरिका में कम से कम अगर $1000 भी आप किसी को सैलरी देते हो तो इट मींस करीब 70-80 हजार रुपए हो गया नहीं हो गया, आया ना? Yes, sir. तो अगर आप सिर्फ कस्टमर के फोन उठाने के लिए $1000 दे रहे हो, तो इंडिया में फोन उठाने के लिए कम से कम 3 एम्प्लॉयज मिल जाएंगे 70 हजार की सैलरी में। कॉल सेंटर के अंदर 20-22 हजार रुपए सैलरी देंगे, वो काम कर लेंगे, हो गया काम। तो इंडिया में वर्कफोर्स भी आपको अच्छी मिल जाएगी, पढ़ी लिखी मिल जाएगी, और कंपैरेटिवली चीपर वर्कफोर्स मिल जाएगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं जिससे की वजह से आप आउटसोर्स अपना काम करते हो। लेकिन अब जब बात आउटसोर्सिंग की आ गई है, तो ऑडिटर का यहाँ पे क्या, किस तरीके से सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज में ली जा। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वही है जो मेरे क्लाइंट को सर्विस दे रहा है। किसको सर्विस दे रहा है? मैं यहाँ पे मेरा क्लाइंट है, मैं मेरे क्लाइंट की ऑडिट कर रहा हूं, और जो बिजनेसेस मेरे क्लाइंट को सर्विस दे रहे हो, ऐसे बिजनेसेस को सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोला गया है। आगे बात समझ में क्लियर है? आया ना समझ में? आगे जल्दी बताओ। Yes, sir. ठीक है ना? तो इनको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोला है।
तो मैनी कंपनीज यूज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत सारी कंपनी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस का यूज में लेती हैं अपना काम करने के लिए, जैसे कि पेरोल हो गया, रिसीवेबल्स कलेक्शन हो गया, पेंशन मैनेजमेंट हो गया। दीज आर सर्टेन एग्जांपल। रिसीवेबल कलेक्शन का मतलब समझते हो क्या हो गया? नहीं समझते? रिसीवेबल किसको कहते हैं? पैसा लेना ना यार, रिसीवेबल हो गया। रिसीवेबल किसको कहते हैं? क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही क्या? किसी को नहीं पता रिसीवेबल किसको कहते हैं? डेटर्स को ही तो कहते हैं रिसीवेबल। मैं मेरा पैसा किससे मांगता हूँ? मेरे डेटर्स से मांगता हूँ ना। Yes, sir. तो मैं मेरा पैसा किससे मांगता हूँ? आप अपने डेटर से पैसा मांगते हो। तो अगर 10-15 डेटर है तो चलो, अब किसी के 10-15 हजार डेटर्स हो, तो उनसे पैसा रिकवर करना आसान बात थोड़ी ना है। बैंक के पास कितना सारे लोग होते हैं जिनको उन्होंने लोन बांटा होता है। अब हर कोई अपना लोन टाइम पे नहीं भरता। जब लोन टाइम पे नहीं भरता तो बैंक क्या करता है? बैंक करता है रिकवरी वालों को। तो देखिए मूवी मूवी भी आती हैं उस पे, हमारे बॉलीवुड में रिकवरी की एजेंसी होती है, उनको हायर करता है कि भैया तुम इनसे पैसा निकलवा के लो। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ये बाहर की एजेंसीज हैं, ये हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, दे आर दी थर्ड पार्टी जो ये काम करते हैं। तो ये रिसीवेबल कलेक्शन का काम है। चलो इसको कल कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। आज के लिए ये क्लास खत्म करते हैं। अभी तक में कोई डाउट हो तो पूछो। है कोई डाउट आज की क्लास में? समझ में आ गया? Yes, sir. चलो ठीक है फिर, आज की क्लास में ही खत्म करते हैं, कल मिलेंगे। बाय, गुड नाइट।